Hello friends, welcome to Educationshelf Live. I am Dr. Rudhi Agrawal and I am here with the part 2 of s-bock elements. तो पिछले पार्ट में जो कि ग्रुप 1 का ही था, एल्कली मेटल्स के बारे में हमने जनरल में बात की थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या होते हैं, उनके बारे में बात की थी। आज हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स के होते हैं, जैसे किस तरह की उनकी ऑक्साइड्स होती हैं, हाइड्रोक्साइड्स होती हैं, कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम की, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सोडियम के जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहता है। तो जो जितने भी कॉमन कंपाउंड्स हैं एल्कली मेटल्स के, वो जनरली आयनिक होते हैं नेचर में। कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं सबसे पहले, कि कैसा रहता है, क्या इनका नेचर होता है, किस तरह से फॉर्म होती हैं वो सब चीज़। तो ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड Li2O प्लस सम peroxide Li2O2, sodium forms the peroxide Na2O2 and some superoxide NaO2, whilst पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड्स MO2। तो ऑलरेडी हम ये पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब बहुत ज़्यादा एयर में हम इनको कंबशन कराते हैं तो लिथियम जो है मेनली Li2O बनाता है, कुछ अमाउंट में वो पेरोक्साइड भी बनाता है Li2O2। ऐसे ही सोडियम जो है वो मेनली पेरोक्साइड बनाता है Na2O2, और उसमें कुछ सुपर ऑक्साइड भी बनती है NaO2, जबकि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है वो सिर्फ सुपर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, जिनका फॉर्मूला रहता है MO2। MO2 में M की जगह हम पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। Now, under appropriate conditions, pure compounds that is M2O, M2O2 and MO2 may be prepared। तो अगर हम appropriate conditions प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम M2O2, MO2 और हमारा जो M2O है उसको प्योर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। The increasing stability of the peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to stabilization of large anions by large cations through lattice energy effects। तो जैसे ही ये जो पेरोक्साइड या हमारा जो सुपर ऑक्साइड होता है उसकी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी क्यों होती है, जैसे जैसे मेटल आयन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो हमारी सुपर ऑक्साइड्स या पेरोक्साइड्स बनती हैं ये भी, इनकी भी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे लार्ज एनायंस है वो लार्ज कैटायंस को स्टेबलाइज कर देते हैं लैटिस एनर्जी के थ्रू, लैटिस एनर्जी का जो इफेक्ट आता है उसके थ्रू। तो इसीलिए जितना ज़्यादा बड़ा आयन होगा उसकी जो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनेगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। Now these oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxide। अब ये हाइड्रोक्साइड जो हमारी जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम आराम से वाटर के साथ रिएक्ट करवा के और हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। जैसे M2O है हमारी, उसमें हमने वाटर मिलाया तो हमारी क्या बन जाएगी 2M प्लस प्लस 2OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड बन गई। या फिर अगर हम सुपर ऑक्साइड देखें M2O2, उसमें अगर हम वाटर मिलाते हैं तो बनेगा हमारा 2M प्लस प्लस OH माइनस प्लस H2O2। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे MO2 लेते हैं तो उसके एवज में हमारा यहाँ क्या बन जाएगा 2M प्लस प्लस OH माइनस प्लस H2O2, ये सब तो बनेगा ही, प्लस इसके अलावा ऑक्सीजन और रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेंगी। अब जो ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं जब प्योर फॉर्म में होती हैं तब, बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी ऑक्साइड्स हैं, सिंपल ऑक्साइड्स या पेरोक्साइड्स, जब वो प्योर फॉर्म में होती हैं तो वो कलरलेस रहती हैं, लेकिन जो हमारी सुपर ऑक्साइड्स हैं वो येलो या ऑरेंज कलर की होती हैं। Now sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry। तो inorganic chemistry में oxidizing agent की तरह सोडियम peroxide बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। The hydroxide which are obtained by reaction of the oxides with water are all white crystalline solid। अब जितनी भी हाइड्रोक्साइड्स हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे, वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। जो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो सारे बेसेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती हैं, एंड दे डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व करती हैं तो आराम से डिसॉल्व हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हीट जो है इवॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा तरीके से इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा हेलाइड्स। तो एल्कली मेटल हेलाइड्स जो होती हैं MX, X मतलब F भी हो सकता है, Cl, Bri कुछ भी हो सकता है, ये ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। अब इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। तो हम जब इनकी ऑक्साइड्स को या हाइड्रोक्साइड्स को या कार्बोनेट को हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे हेलाइड्स बनते हैं।
ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो जितनी भी हमारी जो हेलाइड्स हैं उनकी जो एंथैल्पीज होती हैं फॉर्मेशन की वो हाईली नेगेटिव होती हैं, लेकिन जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यूज है फ्लोराइड्स के लिए वो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं ग्रुप में वैसे वैसे वो कम नेगेटिव होती जाती है। जैसे सपोज करो लिथियम फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे सोडियम फ्लोराइड उसकी कम हो जाएगी, फिर पोटेशियम फ्लोराइड उसकी और कम हो जाएगी, इस तरह से। तो नेगेटिव वैल्यूज जो है वो कम होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। लेकिन ये चीज़ क्लोराइड्स के लिए उल्टी है, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए। जैसे हम नीचे जाते जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी हैलाइड्स जो बनेंगी, चाहे वो क्लोराइड की हो, चाहे वो ब्रोमाइड की हो, चाहे आयोडाइड की हो, उनकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। For a given metal, formation of enthalpy always become less negative from fluoride to iodide. तो एक कोई given metal है तो उसके लिए जो formation of enthalpy रहेगी वो हमेशा फ्लोराइड से आयोडाइड जब हम जाएंगे तो वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या ट्रेंड फॉलो करता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इस तरह का ट्रेंड फॉलो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में। अब जितनी भी हैलाइड्स होती हैं वो सोल्यूबल रहती हैं वाटर में। लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, वेयर इज द लो सोल्युबिलिटी ऑफ CSI इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स 2 आयंस। अब जो है LiF और CSI ये दोनों जो है ये कम सोल्यूबल रहती है हमारे वाटर में। तो क्यों? क्योंकि LiF की जो लैटिस एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है और CSI इसलिए लो सॉल्युबिलिटी दिखाती है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो इसके दोनों आयंस की वो बहुत कम है। Now other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate. LiCl is soluble in pyridine also. तो जो बाकी halides हैं लिथियम की वो इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट इन सब में सोल्यूबल रहती है और LiCl जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो पायरिडीन में भी सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं? दे आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिडिक प्रोटोन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर होता है और एक ऑक्सो ग्रुप भी होता है उसमें जो कि उसी एटम पे अटैच रहता है। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3 और ये H2CO3 इस तरह से बना है ये। तो इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है और इस पे ऑक्सो ग्रुप भी अटैच्ड है। ऐसे H2SO4 देखें तो ये जो सोडियम है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है और ऑक्सो ग्रुप भी अटैच्ड है। द एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स विद ऑल द ऑक्सो एसिड्स। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो सारे ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाती हैं। जनरली सोल्यूबल रहते हैं वाटर में ये और थर्मली स्टेबल भी होते हैं। जो उनके कार्बोनेट्स होते हैं जैसे M2CO3 हो गया एंड इन मोस्ट केसेस जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं यानी कि MHCO3 दे आर ऑल्सो हाईली स्टेबल टू हीट। तो M2CO3 और MHCO3 भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट में स्टेबल रहते हैं। Now as the electropositive character increases down the group, the stability of carbonates and hydrogen carbonates increases. तो जैसे जैसे electropositive character जो है हम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, increase होगा, इसीलिए इनकी और इनकी जो stability है वो भी बढ़ती जाती है। लिथियम कार्बोनेट जो है वो हीट के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि इसका बहुत छोटा साइज है और ये पोलराइज कर देता है एक बड़े आयन को। और बड़ा आयन कौन सा है? CO3 जो कार्बोनेट आयन है उसे। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, जब वो CO3 को आयनाइज करता है, पोलराइज करता है, तो उसकी वजह से स्टेबल Li2O और CO2 बन जाते हैं। जो इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता है लिथियम का। तो लिथियम काफी अलग है अपने बाकी मेंबर से क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का। अब कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लिथियम की। अब लिथियम एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, अलग टाइप का बिहेवियर क्यों दिखाता है? पहला, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, क्योंकि इसके एटम का और इसके आयन का दोनों का ही बहुत छोटा साइज होता है। और दूसरी, हाई पोलराइजिंग पावर यानी कि चार्ज टू रेडियस रेशियो जो है वो इसका हाई रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, देयर इज इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इससे क्या होता है, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर है लिथियम कंपाउंड्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि लिथियम जो है उसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम कि डिफरेंस के क्या पॉइंट्स है लिथियम और बाकी एल्कली मेटल्स के बीच में। अब लिथियम जो है वो ज्यादा हार्ड होता है बाकी एल्कली मेटल से अगर हम कंपेयर करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी एल्कली मेटल्स से ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है, लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बाकी सब एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। तो कम रिएक्ट करता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट बहुत पावरफुल है ना। LiCl जो है वो डिलिक्विसेंट है और क्रिस्टलाइज कर जाता है एज अ हाइड्रेट यानी कि LiCl.2H2O। लेकिन जो बाकी एल्कली मेटल क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रेट्स नहीं बनाती है, तो ये आराम से डिलिक्विसेंट होता है तो इसीलिए क्रिस्टलाइज कर जाता है।
लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म, जबकि बाकी अदर एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, देन लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। अब ये भी एक डिफरेंस है, इथाइन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं बाकी एल्कली मेटल्स को तो वो इथाइनाइड बनाते हैं, जबकि ये बनाता ही नहीं है। अब लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड देता है, यानी कि Li2, जबकि बाकी मेटल्स जो हैं मेटल नाइट्रेट्स को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट देते हैं। तो इसमें नाइट्रेट को डिकम्पोज करने पे ऑक्साइड देता है, बाकी नाइट्रेट जो हैं बाकी एल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो वो नाइट्राइट देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे LiNO3 है तो वो क्या बनाएगा Li2O प्लस 4NO2, तो ये बना लेगा, इसको हम बैलेंस कर लेंगे प्लस O2। जबकि जो बाकी मेटल्स हैं हमारे जैसे NaNO3 है, ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये NaNO2 बनाएगा जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे और प्लस O2 इस तरह से। Now LiF and Li2O they are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of other alkali metal। अब इसी तरह से LiF और Li2O जो हैं वो अगर हम बाकी एल्कली मेटल्स के कंपाउंड देखें तो उनके कंपैरिजन में बहुत कम सोल्यूबल रहता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्या क्या डिफरेंस है लिथियम और बाकी एल्कली मेटल्स के बीच में। अब कुछ पॉइंट सिमिलैरिटीज के भी हैं ऑब्वियसली लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, जो मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे। तो क्या पॉइंट्स हैं सिमिलैरिटी के वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्यों है इन दोनों के बीच में। तो जो सिमिलैरिटी है वो इस वजह से क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो लिथियम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 152 पिकोमीटर, जबकि मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर, तो सिर्फ 8 पिकोमीटर का डिफरेंस है। इसी तरह से जो आयनिक रेडाई है वो लिथियम आयन जो है उसका आयनिक रेडाई होता है 76 पिकोमीटर, और जो हमारा Mg2+ है डाइवेलेंट होता है इसका होता है 72 पिकोमीटर, तो सिर्फ 4 पिकोमीटर का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से इन दोनों में सिमिलैरिटी रहती है। अब क्या क्या पॉइंट हैं सिमिलैरिटी के? नंबर 1, बोथ ऑफ देम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो लिथियम जो है वो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा लाइट है, और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का सबसे ज्यादा लाइट और सबसे ज्यादा हार्डर मेंबर है। ठीक है, नाउ दे बोथ रिएक्ट स्लोली विद वाटर, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, विग्रसली रिएक्ट नहीं करते हैं। इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होती हैं वो बहुत लेस सोल्यूबल रहती हैं, और इनकी हाइड्रोक्साइड्स जो है वो जब हम उनको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं, और दोनों ही नाइट्राइट बनाते हैं Li3N और Mg3N2। जब हम इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ तो दोनों ये नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइड नाइट्राइड, नाइट्राइट मत लिख देना, नाइट्राइड है। ठीक है, Li3N और Mg3N2। देन नेक्स्ट इज जो ऑक्साइड्स हैं इनकी Li2O और MgO, दे डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। तो ये नहीं है कि जैसे हम और Li2O को और ऑक्सीजन में बर्न करते हैं या कंबाइन करते हैं तो ये सुपर ऑक्साइड बनाने लगा, या इसको करते हैं तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं बनाते हैं, चाहे आप इनको कितने ही एक्सेस ऑक्सीजन में कंबाइन करवा लो। देन जो कार्बोनेट्स है लिथियम और मैग्नीशियम के, वो जब हम उनको हीट करते हैं तो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो और क्या बनाते हैं वो हमारे ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो ये दोनों ही सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है दोनों ही LiCl मतलब जो इनके क्लोराइड्स हैं और MgCl2 दोनों ही इथेनॉल में सोल्यूबल होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि दोनों ही LiCl और MgCl2 जो है वो दोनों ही डिलिक्विसेंट होते हैं और एक्वस सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज होके LiCl.2H2 बना देते हैं, और ये बना लेता है MgCl2.8H2, हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि सोडियम से रिलेटेड है। पहला है हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो क्या है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सोडियम के, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये लार्ज स्केल जो होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इन कंपाउंड्स का हमारी इंडस्ट्रीज में। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जो लो सोल्युबिलिटी होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उस चीज का हम एडवांटेज लेते हैं। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं होता। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम कैसे बनाते हैं, जब हम CO2 को एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि अमोनिया से सैचुरेटेड रहता है उससे पास कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है,
अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहां पे क्या होता है, सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है। तो ये हो गया हमारा अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा पहले बनेगा NH4 होल ट्वाइस CO3। तो ये हमारा बन गया अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, Na2 हमें, क्योंकि अमोनिया हमें क्या चाहिए, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, तो इसमें हम वापस से वाटर प्लस CO2 और ऐड करेंगे। तो ये हमारा बना देगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4HCO3। उसके बाद हम NH4HCO3 में जब सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो ये बनाता है हमारा NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल जो बनता है, यानी कि ये NaHCO3 जो बना, ये सेपरेट हो जाता है। फिर इसको हम हीट करते हैं और ये हीटिंग पे हमें क्या देता है, Na2CO3। तो जब हम NaHCO3 को हीट कराएंगे तो ये हमें देगा Na2CO3 प्लस अगेन CO2 प्लस H2। तो इस तरह से बनता है ये। नाउ इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद CaOH होल ट्वाइस। अब ये सॉल्यूशन जिसमें NH4Cl है, इसको जब हम किससे ट्रीट करवाएंगे, CaOH होल ट्वाइस से, तो हमारे पास NH3 वापस आ जाएगा। तो NH3 हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में जब हम NH4Cl को CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करवाते हैं, जब हमारे पास NH3 आता है, तो इसमें एक और प्रोडक्ट बनता है हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम पोटेशियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में हम उसको यूज में नहीं ले सकते। तो सॉल्वे प्रोसेस जो है उसे हम पोटेशियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है और वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम कार्बोनेट की। जो सोडियम कार्बोनेट होता है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि डेकाहाइड्रेट की तरह एग्जिस्ट करता है। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। रेडिली सोल्यूबल होता है ये वाटर में। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डेकाहाइड्रेट जो है ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देता है और ये सिर्फ मोनोहाइड्रेट की तरह सामने आ जाता है, यानी कि Na2CO3.H2O। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको जब 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं तो ये जो मोनोहाइड्रेट है ये एक कंप्लीटली एनहाइड्रस हो जाता है और ये एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम सोडा ऐश बोलते हैं, यानी कि Na2CO3। तो जब Na2CO3.10H2O आएगा तो उसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, लेकिन जब सिर्फ Na2CO3 होगा तो वो होता है सोडा ऐश। ठीक है। जो कार्बोनेट पार्ट होता है सोडियम कार्बोनेट का, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जब कार्बोनेट पार्ट होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का, वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है वाटर के थ्रू और वो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। अब इसके यूजेस क्या है सोडियम कार्बोनेट के। इट इज यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्डरिंग, क्लीनिंग। तो जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, जो हमारे डिटर्जेंट आते हैं, उसमें ये काम में आता है, उसमें ये होता है। नाउ इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरैक्स, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा हो, चाहे हमारा साबुन हो, चाहे ग्लास हो, बोरैक्स हो, उसको मैन्युफैक्चर में भी सोडियम कार्बोनेट यूज में आता है। देन इट इज यूज इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये काम में आता है। एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट भी है ये, चाहे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो और चाहे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, तो उन दोनों में ही एक बहुत अच्छे रिएजेंट की तरह काम में ले सकते हैं हम इसको। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम का, सोडियम क्लोराइड। अब द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन्स 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ द सॉल्ट। तो जो हम नमक खाते हैं अपने खाने में, वो यही होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सी वाटर, जिसमें 2.7 से 2.9% अगर हम मास के थ्रू जाएं तो सॉल्ट होता है। कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, वहां पे कॉमन सॉल्ट जो है वो जनरली हम कैसे प्राप्त करते हैं, सी वाटर का इवेपोरेशन करके। ठीक है। आपने दांडी मार्च सुना होगा, गांधी जी ने जो किया था, तो उसमें भी उन्होंने यही किया था, वहां जाके और उन्होंने वो सॉल्ट मतलब पानी से वो सॉल्ट बनाया था उन्होंने। तो वो ये है कि सी वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं तो पीछे जो है प्रेसिपिटेट बच जाता है, वो हमारा सॉल्ट होता है। Now approximately 50 lakh tons of solid are produced annually in India by solar evaporation। तो सोलर इवेपोरेशन के थ्रू लगभग हर साल
50 लाख टन का नमक हम बनाते हैं इंडिया में। Now, crude sodium chloride, generally obtained by crystallization of brine solution, contains sodium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities. तो ब्राइन मतलब क्या होता है? जो खारा पानी होता है उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम ब्राइन सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं, यानी कि क्रूड सोडियम क्लोराइड जो होता है, तो उसमें और भी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटीज की तरह प्रेजेंट रहती हैं। नाउ जो कैल्शियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, दे आर दी इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डीलिक्विसेंट, यानी कि दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। तो डीलिक्विसेंट मतलब पता ही है हमें, जो चीज मॉइस्चर इजीली ऑब्टेन कर ले, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटीज हैं क्योंकि वो डीलिक्विसेंट होती हैं। अब हमें अगर प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो उस क्रूड सॉल्ट को हम क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद फिल्टर आउट कर लेते हैं। जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। देन द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से उसको सैचुरेट करवाते हैं। देन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट। तो जैसे हम HCl के साथ उसको ट्रीट कराते हैं, जो प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। नाउ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा सोल्यूबल होते हैं सोडियम क्लोराइड से, इसीलिए वो सोल्यूशन में फिर भी रह जाते हैं। नाउ सोडियम क्लोराइड जो है वो 1081 केल्विन पे मेल्ट करता है। इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 36 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। तो 273 केल्विन पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रहती है? 100 ग्राम वाटर में ये 36 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होती कि अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है बट एप्रिशिएबली इंक्रीज नहीं होती है। अब इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम खाने में नमक में इस्तेमाल में लेते हैं वो यही होता है, NaCl। नाउ इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, यानी कि जो सोडियम की सुपर ऑक्साइड होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम NaCl का यूज लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं NaOH। नाउ इट इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केल्नर सेल। तो अभी मैंने बताया था आपको पिछले यूज में जो सोडियम क्लोराइड का था कि सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज में आता है उसके प्रिपरेशन में। तो ये आ गया है यहीं पे, जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कास्टनर केल्नर सेल में, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode and a carbon anode। तो हम कैथोड के रूप में किसको यूज करते हैं? मरकरी को, यानी कि Hg को, और एनोड की तरह हम यूज करते हैं कार्बन को, और उस सेल में हम जो ब्राइन सोल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं। Now sodium metal discharge at the cathode combines with mercury to form sodium amalgam। अब क्या होता है, कैथोड पे जो सोडियम मेटल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो Hg के साथ मिलके और क्या बना लेता है, हमारा सोडियम अमलगम बना लेता है। ठीक है। नाउ क्लोराइन गैस जो है वो कहाँ पे इवॉल्व हो जाती है? एनोड पे वो निकल जाती है। तो कैथोड पे क्या हमारा रिएक्शन रहता है? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे आ गया हमारा मरकरी, तो ये बना लेगा सोडियम अमलगम। और एनोड पे क्या रहेगा? Cl- जो है वो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जो अमलगम है इट इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम सोडियम अमलगम जो हमें मिला उसको हम ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ये 591 केल्विन पे मेल्ट कर जाता है। Now it is readily soluble in water to give a strong alkaline solution। तो ये बहुत जल्दी हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो ऑब्वियसली डीलिक्विसेंट होते हैं, मतलब अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। Now the sodium hydroxide solution at the surface reacts with CO2 in the atmosphere to form Na2CO3। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सरफेस पे रह जाता है वो CO2 के साथ, जो एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? Na2CO3। अब NaOH के क्या क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड अ नंबर ऑफ केमिकल्स। Then it is used in petroleum refining, in purification of bauxite। bauxite क्या होता है, किसकी ओर होती है bauxite, आप लोगों को मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। Then textile industry में यूज में होता है for mercerizing the cotton fabric। अब mercerizing का क्या मतलब होता है? mercerizing मतलब होता है जब हम कॉटन फैब्रिक या थ्रेड को कास्टिक एल्कली से ट्रीट कराते हैं जिससे उसमें स्ट्रेंथ
और लस्टर आ जाए, चमक आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मर्सराइजिंग। प्योर फैट्स और ऑयल्स के प्रिपरेशन में काम में आता है और एज अ लेबोरेटरी एजेंट भी काम में आता है। जैसे Na2CO3 आता है वैसे ये भी आता है। अब नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड आता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से केक्स और पेस्ट्रीज जो है वो लाइटर फ्लफी इसलिए बनती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब हम इसको डालते हैं तो ये डीकम्पोज करता है हीटिंग पे और बबल्स बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो फ्लफी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है आपके केक और पेस्ट्रीज, इसीलिए बनती है वो। Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा यानी कि Na2CO3 उसको हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं तो हमारा क्या बन के आएगा? NaHCO3। अब ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, लेस सोल्यूबल होता है, इसलिए ये इजीली सेपरेट आउट हो जाता है यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है स्किन इन्फेक्शंस के लिए, तो उसमें हम काम में ले सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम में आता है और ये केक और पेस्ट्रीज बनाने के काम में तो आता ही है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे जितने भी सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, 4 जो आपको ध्यान रखने हैं: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका वेट 70 kg है तो एक टिपिकली हम लेके चलते 70 kg मैन है कोई, तो उसमें कितना ग्राम Na होगा? 90 ग्राम उसमें सोडियम होगा और 170 ग्राम उसमें पोटेशियम होगा, कंपेयर्ड विद ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन यानी कि Fe एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर यानी कि Cu। तो जब हम आयरन से कंपेयर करें तो एक 70 किलो के आदमी में सिर्फ 5 ग्राम आयरन होता है और 0.06 ग्राम कॉपर होता है, जबकि पोटेशियम जो है वो 170 ग्राम होगा और सोडियम 90 ग्राम्स। Now sodium ions जो है they are found primarily on the outside of the cells, being located on blood plasma and in the interstitial fluid which surrounds the cell। तो सोडियम आयंस जो है वो पर्टिकुलरली सेल्स के बाहर मिलते हैं, ब्लड प्लाज्मा में मिलेंगे या फिर जो सेल्स, जैसे ये सेल है हमारी, ये 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो इसको सराउंड करता है जो फ्लूइड, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, उसमें भी सोडियम आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। Now these ions participate in the transmission of nerve signals, in regulating the flow of water across cell membranes and in the transport of sugars and amino acids into cells। अब ये ions जो है वो किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में। जब हम सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस वाटर का फ्लो करवाते हैं तो उसको रेगुलेट करने में, शुगर्स ट्रांसपोर्ट करने में, अमाइनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं जब हमें सेल्स के अंदर, तो उसमें भी ये आयंस हमारे बहुत काम में आते हैं। Although sodium and potassium are similar chemically, but they differ quantitatively in their ability to penetrate cell membranes, in their transport mechanisms and in their efficiency to activate enzyme। तो हालांकि केमिकली काफी सिमिलर होते हैं सोडियम और पोटेशियम, बट फिर भी इनमें काफी डिफरेंसेस हैं, जैसे इनकी एबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करने की वो अलग अलग है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अलग है, और जिस तरह से ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं उसकी एफिशिएंसी भी डिफरेंट है। Thus, potassium ions are the most abundant cations within cell fluids, where they activate many enzymes, participate in oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium are responsible for the transmission of nerve signals। तो ये पोटेशियम आयंस जो हैं ये सबसे ज्यादा सेल फ्लूइड्स के अंदर मिलते हैं। जैसे हमारा सोडियम आयन सेल के बाहर मिलता है, वैसे पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर मिलते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में भी पार्टिसिपेट करता है जिससे एटीपी प्रोड्यूस हो सके, और सोडियम के साथ मिलके नर्व सिग्नल्स का ट्रांसमिशन भी कराता है। Now there is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ion found on the opposite sides of the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के ऑपोजिट साइड पे जो इनका हमेशा वो रहता है, अमाउंट रहता है, वो काफी डिफरेंट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन काफी डिफरेंट रहती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल्स पर लीटर। तो एक ब्लड प्लाज्मा में सोडियम जो है वो 143 मिलीमोल्स पर लीटर की अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन पोटेशियम का लेवल वहां पे सिर्फ 5 मिलीमोल्स पर लीटर होता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स में। These concentration change to 10 millimoles per liter for Na+ and 105 millimoles per liter for K+। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स बनते हैं ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म हमारा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है
काम करता है, ऑपरेट करता है, और ये लगभग 1/3 से भी ज्यादा एटीपी जो है वो काम में ले लेता है एक रेस्टिंग एनिमल में, एंड अबाउट 15 kg पर 24 आवर इन अ रेस्टिंग ह्यूमन। तो एक एनिमल में ये लगभग 1/3 से ज्यादा एटीपी काम में लेता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, और एक सोते हुए इंसान में या एक रेस्टिंग प्राणी में 24 आवर्स में ये 15 kg यूज कर लेता है। तो ये चीज है, ठीक है। आ गया समझ में। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका मैंने ज्यादा बायो के लेक्चर्स में पढ़ाई दिया है, जब हमने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स पढ़ा है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है चैप्टर तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा ग्रुप 1, ठीक है। एल्कली मेटल्स जो थे हमारे वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। 2 एग्जांपल्स देने आपको ऑक्सो एसिड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू। तो लिथियम फ्लोराइड जो है कम सोल्यूबल होता है वाटर में, तो उसकी क्या वजह है। तो अपने आंसर्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना। देन these are the answers for the S block elements part 1. Which of the following statements is or are correct? Alkali metals they are strong reducing agent, ये बिल्कुल सही है। सारे जितने भी एल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये करेक्ट है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो नहीं हाई होता है, तो ये पॉइंट जो है इसमें गलत है। देन हेलाइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज समवॉट कोवेलेंट इन नेचर। तो लिथियम की जो हेलाइट्स होती हैं वो कोवेलेंट होती हैं, बाकी सबकी आयनिक होती हैं, ठीक है। सो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ग्रुप 2 के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।